Hello everyone, welcome to my channel. I am Sumit Dahiya. Today we will start the new topic of Indian politics class 12th, era of one party dominance. This chapter we will complete in two parts. In first part, we will study about the Congress dominance. And in second part, we will study about various political parties, their ideologies, and their leaders. So this is how we are going to complete this chapter in two parts. So जब हम बात करते हैं कांग्रेस डोमिनेंस की, तो इस कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ने अपने अलग अलग व्यूज दिए. सो जवाहरलाल नेहरू once said, कांग्रेस इज इंडिया एंड इंडिया इज कांग्रेस. सो व्हाट डज ही मीन? जब हम इंडिया का स्टडी करते हैं तो इंडिया की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इंडिया की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इंडिया के अंदर अलग अलग कास्ट ग्रुप्स हैं, इंडिया के अंदर अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स हैं, इंडिया के अंदर अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं. और वो सारे ग्रुप यूनाइटेड रहते हैं. सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया. वो सारे यूनाइटेड हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. सो दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिया. सिमिलरली जब हम कांग्रेस को देखते हैं तो कांग्रेस के भी अंदर अलग अलग कास्ट ग्रुप हैं, अलग अलग लीडर्स हैं जो कि अलग अलग कास्ट से आते हैं, अलग अलग रिलीजियस ग्रुप से आते हैं और अलग अलग रीजन से आते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, और वो सब लोग एक साथ यूनाइटेड रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू हिम, इंडिया इज सिमिलर टू द कांग्रेस एंड कांग्रेस इज सिमिलर टू द इंडिया. दैट्स व्हाई कांग्रेस को रेगुलरली मेजोरिटी मिल रही है लोकसभा इलेक्शंस में, स्टेट इलेक्शंस में. That's why Jawaharlal Nehru used this statement कि कांग्रेस इज इंडिया एंड इंडिया इज कांग्रेस. ठीक है, he mean कि both Congress and India has similar characteristics and this is the reason why Congress is getting mandate in the elections. Similarly, Rajni Kothari, he was actually a political scientist, famous political scientist. Rajni Kothari, he was actually a political scientist. He used the term Congress system for the dominance of Congress. Why he used this term? If we talk about system, system एक ऐसी चीज है जिसमें अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग साइज के पार्ट्स हैं, दिखने में सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, एंड दे टुगेदर मेक द सिस्टम. और वो सिस्टम वर्क करता है एक साथ किसी एक गोल को अचीव करने के लिए. सिमिलरली कांग्रेस में अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप से लोग हैं, रिलीजियस ग्रुप से लोग हैं, अलग अलग रीजन से लोग हैं, सब एक साथ आते हैं एंड वो वर्क करते हैं इन अचीविंग द सेम गोल. और वो गोल कौन सा है? टू मूव और टू पुश द नेशन ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट. ऐसी पॉलिसी मेकिंग करनी है जिससे कि हर ग्रुप को फायदा हो, हर ग्रुप का डेवलपमेंट हो. ठीक है, एक बैलेंस डेवलपमेंट हो नेशन का. सो दिस इज द वेरियस सेइंग्स बाय द वेरियस पर्सनालिटीज, डिफरेंट पर्सनालिटीज इन द कंटेक्स्ट ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस. कोई भी इलेक्शन एक्सरसाइज को कंडक्ट कराने से पहले, क्योंकि इलेक्शन फर्स्ट टाइम इंडिया में कंडक्ट हो रहे थे ऑन द लार्ज स्केल, तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बॉडी की जरूरत थी जो कि एक्सक्लूसिवली इंडिया के इलेक्शंस पे फोकस करे. ठीक है, एक्सक्लूसिवली इंडिया के इलेक्शंस को मैनेज करे. तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल बनाया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल 324, एंड इन दैट आर्टिकल ही एस्टैब्लिश्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड इलेक्शन कमीशन. ठीक है ना, ऑन जनवरी 1950 अंडर द आर्टिकल
324 of Indian Constitution. And Sukumar Sen was the first election commissioner of India. He was the elected as first election commissioner of India. Later he also served as the election commissioner Nepal and Sudan. He also served as election commissioner in the countries of Nepal and Sudan. क्योंकि इनको इंडिया के इतने बड़े इलेक्शंस को मैनेज करने की प्रैक्टिस थी, इनको एक्सपीरियंस था, तो अदर कंट्रीज ने इनको इनवाइट करा एज अ इलेक्शन कमिश्नर सो दैट उनकी कंट्रीज में अनबायस्ड तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करा सकें. ठीक है. एंड मेन एम इज टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री. मेन एम क्या था इलेक्शन कमीशन का? टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. ऐसे इलेक्शंस करवा सकें अनबायस्ड मैनर में, फ्री एंड फेयर मैनर में, सो दैट पूरी की पूरी इलेक्शन एक्सरसाइज सक्सेसफुली कैरिड आउट हो सके इंडिया के अंदर. सो दिस इज अबाउट द इलेक्शन कमीशन. सो लेट्स टेक अ लुक ऑन द 3 जनरल इलेक्शंस ऑफ इंडिया. फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे 1951-52 में, सेकंड हुए थे 1957 में, एंड थर्ड हुए थे 1962 में. सो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस में 364 सीट्स के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस को मेजोरिटी मिली थी आउट ऑफ 489 सीट्स. सेकंड जनरल इलेक्शंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस won 371 seats out of 494 seats. And in third general elections, Indian National Congress won 361 seats out of 494 seats. So we can see in 3 general elections, Congress take majority. Single-handedly, Congress winning the 3 general elections of India. And one more thing we have to consider here, कि CPI came next with 16 seats, came next with 27 seats, and came next with 29 seats. In all the 3 general elections, second positions were taken by Communist Party of India. So, Communist Party of India came at second position in all the 3 general elections. This shows the importance of the ideology of communism and socialism within the country of India. कि किस तरह से लोगों के बीच में ये आइडियोलॉजी इतनी पॉपुलर हो चुकी थी. That's why Congress Party carried out in 1955 his Awadi session. And in this session, Congress decided to govern the country on socialist line. क्योंकि कांग्रेस को लगने लग गया था कि लोगों के बीच में ये भी एक आइडियोलॉजी बहुत पॉपुलर है. ठीक है, लोगों को जरूरत है बैलेंस डेवलपमेंट की, और यही आइडियोलॉजी इंश्योर करा सकती है कंट्री के अंदर बैलेंस्ड डेवलपमेंट. तो इसकी जरूरत को महसूस करते हुए, इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए कंट्री के अंदर कांग्रेस ने डिसाइड करा थ्रू अवादी सेशन कि वी विल गवर्न द कंट्री ऑन द सोशलिस्ट लाइंस. So these are the results of first 3 general elections. And what were the difficulties faced by the India in the first elections? कोई भी इलेक्शन एक्सरसाइज एक कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज होती है जब तुम इतनी लार्ज स्केल पे उसको कंडक्ट करा रहे हो. और क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत पॉपुलस कंट्री है, तो इंडिया के अंदर जब तुम फर्स्ट टाइम इलेक्शन को कंडक्ट करा रहे हो और वो भी डेमोक्रेटिक लाइंस पे, सो नेचुरली the government will face a lot of difficulties in the procedure. So what are the difficulties? Large size of the country. India is a very huge country. So इतनी बड़ी कंट्री को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करने में बहुत टाइम लगेगा. उसके लिए ऑलरेडी इलेक्शंस पहले डिले हो चुके हैं, पोस्टपोन हो चुके हैं. तो इलेक्शन कमीशन के सामने अब ये सबसे बड़ी चैलेंज थी कि कंट्री को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में किस तरह से डिवाइड करें. तो उसके लिए एक डिलिमिटेशन कमीशन एस्टैब्लिश करा. और उसको टास्क दिया गया कि कंट्री को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, अलग अलग इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन. ठीक है, बट इट इज अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, क्योंकि पूरी की पूरी कंट्री है बड़ी, उसको तुम्हें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करना है. एंड सेकंड इज ह्यूज पॉपुलेशन. इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर से तुम किस तरह से एलिजिबल वोटर्स की लिस्ट बनाओगे, इलेक्टोरल रोल बनाओगे, ये इलेक्शन कमीशन के सामने बड़ा चैलेंज था.
क्योंकि अगर इन केस अगर तुमसे किसी भी तरह की कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसकी वजह से पूरा का पूरा इलेक्टोरल प्रोसीजर वेस्ट हो जाएगा। सो एलिजिबल वोटर्स की लिस्ट बनाना ये सबसे बड़ी चैलेंज थी इतनी बड़ी पॉपुलेशन में। और नंबर ऑफ पॉपुलर एलिजिबल वोटर्स भी बहुत ज्यादा थे, अराउंड 18 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे। उन सबकी डॉक्यूमेंटेशन देख के लिस्ट बनाना वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, और उस टाइम पे लोगों के पास में कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे जिनसे वो प्रूव कर सके उनकी एज या फिर उनका सिटीजनशिप। एंड द थर्ड इज इलिटरेसी अमंग द वोटर्स। वोटर्स, ज्यादातर वोटर्स क्या थे, एक वोटर्स का एक बहुत बड़ा चंक, बहुत बड़ा परसेंटेज क्या था, इलिटरेट था। अराउंड 15% ऑफ वोटर्स वर इलिटरेट। तो इतने बड़े जो चंक है, इतना बड़ा चंक है इलिटरेट वोटर्स का, उसको तुम किस तरह से उनके लिए एक अलग से इलेक्शन मेथड इवॉल्व करोगे जिससे कि वो इजीली अपना वोट जो है कास्ट कर सकें। सो दिस वाज द बिग हर्डल। इलिटरेसी इज अ बिग हर्डल इन एक्सरसाइजिंग डेमोक्रेसी। ठीक है, उनको तुम किस तरह से समझाओगे कि कौन सी आइडियोलॉजी का मतलब क्या है, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का मतलब क्या है, ठीक है, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी का मतलब क्या है, क्योंकि तभी वो एक इंटेलिजेंट डिसीजन ले पाएंगे, तभी वो तुम बोलोगे कि एक डेमोक्रेसी में इंटेलिजेंट डिसीजंस लिया है तुम्हारे वोटर्स ने। अगर ऐसा नहीं होगा तो अल्टीमेटली तुम्हारा जो वोटिंग एक्सरसाइज है दिस विल बिकम अ वेस्ट। एंड लैक ऑफ ट्रेंड ऑफिशियल्स एंड पोलिंग स्टाफ। जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसे सक्सेसफुली कैरिड आउट कराने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए तुम्हें वॉलंटियर्स की जरूरत है, तुम्हें टीम की जरूरत है। तो उस टीम को तुम इतने कम टाइम में कैसे रेडी करोगे? उन्हें ट्रेनिंग देनी है, उन्हें सारी चीजें सिखानी है, अल्टीमेटली फिर वोट्स का काउंट होना है। तो इन सब के लिए एक बहुत बड़ी टीम की जरूरत है, स्टाफ की जरूरत है, एंड दैट टू द ट्रेंड स्टाफ। तो उसको तुम कहां से रेडी करोगे? सो दिस वाज द चैलेंज इन द फ्रंट ऑफ लीडर्स। एंड इकोनॉमिक बर्डन। कोई भी इतनी बड़ी एक्सरसाइज के लिए इकोनॉमिक रिसोर्सेज चाहिए। इतने बड़े इलेक्शंस तुम कंडक्ट कराओगे तो इकोनॉमिक बर्डन आएगा कंट्री पे, और इंडिया पहले से ही बहुत इकोनॉमिक बर्डन में थी, पहले से ही बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रही थी, इकोनॉमिकली कंट्री वीक थी। तो ये सारे चैलेंजेस के साथ फर्स्ट इलेक्शंस कंडक्ट कराना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था इंडियन लीडर्स के लिए। सो दीज आर द डिफिकल्टीज इन द फर्स्ट इलेक्शंस। Reason for Congress dominance. So what were the reason for the Congress dominance in the first 3 general elections? So first reason was Congress party inherited the legacy of national movement. लोगों को पता था नेशनल मूवमेंट के टाइम पे कांग्रेस ने ही लीड करा था, तो कांग्रेस पार्टी स्टार्टिंग से ही बहुत पॉपुलर थी इंडियन पॉपुलेशन के अंदर। लोगों को उस पर ट्रस्ट था कि वो हमारे लिए डेवलपमेंट कर सकती है, हमारे लिए हमारी लाइफ को इजी बनाने के लिए पॉलिसीज लाएगी, सोसाइटी में इक्वालिटी के लिए पॉलिसीज लाएगी, सोसाइटी में पीस के लिए पॉलिसीज लाएगी। सो लोगों को कांग्रेस पार्टी पे ट्रस्ट था बिकॉज कांग्रेस पार्टी लीडेड द सक्सेसफुली लीडेड नेशनल मूवमेंट। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन gave their precious votes to the Congress party. And second reason is Congress has large organization. कांग्रेस के पास बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, कांग्रेस के पास हर एक कॉर्नर में, हर एक लेवल पे, कंट्री के हर एक लेवल पे उनके वर्कर्स थे। तो इजीली जो पॉलिसी मेकिंग होती थी, जो इजीली जो मैसेजेस जाते थे वो हर कॉर्नर तक, हर लेवल तक पहुंचते थे लोगों तक, और एक कम्युनिकेशन नेटवर्क बना हुआ था दैट विल अल्टीमेटली हेल्प Congress to win their first 3 general elections. And the third is party had most popular and charismatic leaders. पार्टी के पास में बहुत पॉपुलर लीडर्स थे, बहुत यूनिक पर्सनालिटी के लीडर्स थे जिन्होंने कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलवाई थी ब्रिटिश रूल से। फॉर एग्जांपल मौलाना आजाद, फॉर एग्जांपल अमृता कौर, जवाहरलाल नेहरू, इस तरह के लीडर्स थे तो जिन पे लोगों को बहुत फेथ था। तो ये भी एक रीजन था कांग्रेस पार्टी के डोमिनेंस का। एंड नेक्स्ट reason is till recently Congress was national movement. This makes party all inclusive. क्योंकि कांग्रेस इनिशियली एक नेशनल मूवमेंट था, पॉलिटिकल पार्टी बाद में बनी थी कांग्रेस पार्टी। इनिशियली तो वो एक नेशनल मूवमेंट था जिसने लोगों को एकजुट करा, यूनिफाई करा टू टेक इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। तो पार्टी का जो कैरेक्टर था बिकॉज ऑफ नेशनल मूवमेंट, बिकॉज ऑफ लीडिंग द नेशनल मूवमेंट, उसकी वजह से पार्टी का कैरेक्टर ऑल इंक्लूसिव हो गया था।
सारे के सारे ग्रुप, सारी की सारी आइडियोलॉजी एक साथ थे, ठीक है, एक ही पार्टी के अंदर। इनका मेन एम था टू टेक इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। तो ये ऑल इंक्लूसिव कैरेक्टर जो कांग्रेस का हुआ था, इसमें हर तरह के ग्रुप्स थे, हर तरह की लिंग्विस्टिक ग्रुप्स थे, रिलीजियस ग्रुप्स थे, हर तरह की आइडियोलॉजीज थी। तो इसकी वजह से यहाँ पे सबको अपना एक रिप्रेजेंटेशन, सबको अपना एक रिप्रेजेंटेटिव, सबको अपना एक फेस दिखता था इस पार्टी के अंदर। इसकी वजह से लोगों ने फेथ करा कांग्रेस पार्टी पे और उनको अपना वोट दिया ड्यूरिंग द इलेक्शन। विक्ट्री ऑफ कांग्रेस ऑल्सो बूस्टेड बाय आवर इलेक्टोरल सिस्टम। जो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम था दैट वाज बेस्ड ऑन द एफपीटीपी, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, दैट इज आल्सो नोन एज सिंपल मेजोरिटी सिस्टम। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कितने भी लीडर्स खड़े हो सकते हैं और उन लीडर्स में जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा दैट पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव डिक्लेयर्ड एज विनर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द सिंपल मेजोरिटी सिस्टम। ये भी दिस वाज आल्सो रीजन फॉर द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को वोट मिल रहे थे 35% एंड सीट मिल रही थी मोर देन 70%, ठीक है। आर यू गेटिंग मी? सो बिकॉज ऑफ दिस सिंपल मेजोरिटी सिस्टम, एफपीटीपी सिस्टम, Congress got dominance in the first 3 general elections. So these are the reasons why Congress get dominance. Congress dominated the Indian political system in the era of 1950s and 1960s. Next is nature of Congress dominance. अब जो कांग्रेस का जो डोमिनेंस था वो किस नेचर का था, वो किस कंडीशंस में था? कांग्रेस का जो डोमिनेंस था वो डेमोक्रेटिक कंडीशंस में था। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस कोई डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है या कुछ ऐसा अनफेयर मींस कर रही है पॉलिटिक्स के अंदर जिससे कि उसको इजीली डोमिनेशन मिल रहा है पॉलिटिक्स में, जिससे उसको मेजोरिटी मिल रही है। द कांग्रेस डोमिनेंस टुक प्लेस इन डेमोक्रेटिक कंडीशंस। बाकी दूसरी आइडियोलॉजीज या दूसरी पार्टीज को भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन का मौका मिल रहा था, उनको अपनी आइडियोलॉजी प्रमोट करने का चांस था, प्रॉपर उनको स्पेस मिल रही थी। सिमिलरली एक कंट्री और ऐसी है जहां पे डेमोक्रेटिक कंडीशंस में एक पार्टी को डोमिनेंस मिली एंड दैट कंट्री इज साउथ अफ्रीका, वेयर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस डोमिनेटेड द पॉलिटिक्स। नेक्स्ट इज द फर्स्ट इलेक्शन एज अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री। अब क्योंकि हमने फर्स्ट इलेक्शन को सक्सेसफुली कंडक्ट करा लिया, जो सबसे बड़ी जो डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है उसको सक्सेसफुली हमने कैरिड आउट करा लिया, सो दिस मेक फर्स्ट इलेक्शन एज अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इसने पूरी वर्ल्ड के सामने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि इतनी बड़ी कंट्री जहां पे इतने ज्यादा पॉवर्टी है, इतने ज्यादा इलिटरेट लोग रहते हैं, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, इन सब के बाद भी सक्सेसफुली डेमोक्रेटिक लाइंस पे इलेक्शंस को कैरिड आउट कराया। सो दिस सेट एन एग्जाम्पल इन द फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सो फर्स्ट इलेक्शन, हाउ फर्स्ट इलेक्शन एज अ लैंडमार्क proved that democracy can be practiced in country like India where huge diversity at every level. अब तक जो डेमोक्रेसी प्रैक्टिस होती थी वो यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज में होती थी जो बहुत छोटे थे, जहां पे यूनिफॉर्मिटी थी पॉपुलेशन में, एक ही टाइप के ग्रुप्स रहते थे, या फिर कह सके डाइवर्सिटी बहुत कम थी, ठीक है। तो इट वाज द फर्स्ट टाइम कि इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में इलेक्शंस हो रहे हैं सक्सेसफुली। इंडिया बिकेम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन हिस्ट्री। आज तक इतने ज्यादा वोटर्स ने एक साथ वोट नहीं करा था इंडियन इलेक्शंस के अंदर। ये पहली बार था कि इतने ज्यादा वोटर्स इलेक्शन प्रोसीजर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सक्सेसफुली इलेक्शन कंडक्ट करवाया है। अराउंड 18 करोड़ वोटर्स वर पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शंस। इलेक्शंस वर कॉम्पिटिटिव, इलेक्शंस बहुत कॉम्पिटिटिव थे, ठीक है। हर ग्रुप के लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करा इलेक्शंस के अंदर, दैट मेक्स इंडिया वेरी कॉम्पिटिटिव। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एवरेज 4 कैंडिडेट्स फाइट कर रहे थे, कंटेस्ट कर रहे थे इलेक्शंस को। दैट मींस कि हर ग्रुप के अंदर ईगरनेस थी, इंटरेस्ट था टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, रिप्रेजेंट देयर ग्रुप। ह्यूज इंटरेस्ट वर शोन बाय द वोटर्स, वोटर्स ने बहुत इंटरेस्ट शो करा, वोटर्स के अंदर बहुत इंटरेस्ट था अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए वोट करने का, ठीक है। अराउंड द वोटिंग परसेंटेज रीच्ड बियॉन्ड 50%। जितना ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होगा ये शो करता है कि वोटर्स को तुम्हारे डेमोक्रेटिक प्रोसीजर के अंदर फेथ है, ट्रस्ट है। अगर वोटिंग परसेंटेज कम है दैट मींस वोटर्स इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है तुम्हारे वोटिंग के अंदर, तुम्हारे वोटिंग प्रोसीजर के अंदर।
So if voting percentage in very first elections going beyond 50%, this shows that voters has interest in your voting procedure, interest in your democratic procedure. So that's why this is very important. इंडियन लीडर्स को भी इससे बहुत मोटिवेशन मिला कि हमने जो डेमोक्रेटिक लाइंस पे गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस कराने का जो डिसीजन लिया इंडिया में, दैट इज एक्चुअली गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. एंड नेक्स्ट इज प्रूव दैट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस्ड कैन बी कंडीशन इन द पॉवर्टी एंड लैक ऑफ एजुकेशन. इसने प्रूव कर दिया कि डेमोक्रेसी को पॉवर्टी के अंदर और लैक ऑफ एजुकेशन, जहां पे बहुत इलिटरेसी है, वहां पे भी प्रैक्टिस कराया जा सकता है सक्सेसफुली बाय इवॉल्विंग प्रॉपर मेथड्स फॉर द वोटिंग. ठीक है, जहां पे बहुत ज्यादा गरीबी है, क्योंकि गरीबी में क्या होता है, लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, लोग किस तरह से पोलिंग बूथ तक पहुंचेंगे, वहां पे वोट करेंगे, किस तरह से उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, तो ये सारे के सारे अरेंजमेंट्स गवर्नमेंट ने उनको करके दिए सो दैट वो इजीली वहां तक अपना वोट डालने जा सकें. So this is how government overcome these challenges and successfully conducted our first general elections in the 1952. कांग्रेस एज अ कोलिशन. अब कांग्रेस को तुम एज अ कोलिशन कैसे कहोगे? कांग्रेस इज अ कोलिशन. यू कैन से दैट कांग्रेस इज अ कोलिशन इन टू वेज. कांग्रेस इज अ social coalition and Congress as a ideological coalition. How can you say that Congress is a social coalition? Is a social coalition because it includes various classes, caste, religious groups, linguistic groups and various interest. कांग्रेस के अंदर अलग अलग क्लासेस हैं, ठीक है, अलग अलग कास्ट हैं, अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, ये सारे कांग्रेस के अंदर हैं. ठीक है, दैट्स व्हाई यू कैन से दैट कांग्रेस इज अ social coalition. Coalition means a blended group, a group which cannot be easily break. That is called as the coalition. Congress as a ideological coalition. How can you say that Congress is a ideological coalition? Congress is a ideological coalition because it has various ideologies within it. उसके अंदर चाहे लेफ्ट आइडियोलॉजी हो, चाहे राइट आइडियोलॉजी हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे एक्सट्रीमिस्ट हो, चाहे पैसिफिस्ट हो, चाहे रेडिकल हो, सारी आइडियोलॉजीज उसके अंदर हैं. That's why we can say that Congress is a ideological coalition. So Congress is both social coalition as well as ideological coalition. So that's it from my side. Thank you.